स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षा नीति में। आशा करते हैं कि आप मस्त होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। देखते हैं कल का सवाल जो आपको दिया था, अच्छा सवाल है इसलिए उसे सोल्व करा रहा हूँ, पेपर में देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं सवाल की तरफ कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, यानी कि यदि ए और बी एक साथ काम करें तो वो किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में करते हैं, यानी कि बी और सी यदि मिलकर काम करें तो इस काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अगर 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, तो उसे इस काम को सी 13 दिन में खत्म कर देता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। अब देखते हैं कि ए और बी 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 16 दिन में कर रहे हैं, यानी कि कुल काम कितना हो गया, इनका एलसीएम और एलसीएम कितना होगा 48। तो यानी कि ए और बी यदि काम करें, टोटल काम 48 है और वे 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 काम। बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम। अब यानी कि ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 4 और बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 3। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए अगर 5 दिन काम करे, यानी कि ए कितने दिन काम करे, 5 दिन, प्लस बी अगर 7 दिन काम करे, यानी कि बी कितने दिन काम करे, 7 दिन, प्लस सी जो अभी ये टोटल काम हो गया। अब जो भी काम बचा अगर उसे सी 13 दिन में करे तो जो टोटल काम है 48 वो खत्म हो जाएगा। समझना जरा, जो ए है वो 5 दिन काम करे, प्लस जो बी है वो 7 दिन काम करे, प्लस जो सी है वो 13 दिन काम करे, तो टोटल काम कितना है 48। आशा करता हूं समझ आ रहा होगा ये वाली लाइन कैसे है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है कि काम कितना है, टोटल 48 है। ए ने 5 दिन काम करा, प्लस सी ने 7 दिन काम करा, प्लस सी ने 13 दिन काम करा और बी ने 7 दिन काम करा, तो टोटल काम कितना है 48 है। अब समझो जरा, अगर मेरे पास क्षमता होती ए की तो मैं ए की वैल्यू यहां रखता, बी की क्षमता होती बी की वैल्यू यहां रखता, सी की वैल्यू यहां से निकल के आ जाती। लेकिन मेरे पास जो क्षमता है वो किसकी है, ए प्लस बी की, यानी कि दोनों की कितनी है, 4 है। अब इसे मैं ए प्लस बी की फॉर्म में अगर बनाने की कोशिश अगर करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 5a प्लस 5b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 11c बराबर 48। सबसे इंपॉर्टेंट ये दूसरी लाइन है कि इसको हम किस तरह से तोड़ रहे हैं। समझो जरा, हमें इस तरह से तोड़नी है कि b को इस तरह से तोड़ो जो a के साथ वो कॉमन आ जाए। तो b को इस तरह से तोड़ा मैंने, तो b को मैंने लिख दिया 5b प्लस 2b, 5 और 2 7, ऐसे ही 13c को मैंने लिख दिया 2c प्लस 11c, 2 और 11 13। समझ रहे हो। अब देखो जरा, इसको मैं देखूं अगर, तो यहां से अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो क्या बचा, a प्लस b प्लस, यहां से अगर 2 कॉमन लूं तो क्या बचा, 2 गुना b प्लस c, और यहाँ पे क्या बचा प्लस 11c बराबर 48। अब जरा a प्लस b का क्षमता कितनी है, 4, तो यानी कि a प्लस बी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 5 गुना 4 काम, प्लस 2, b प्लस सी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 3, प्लस 11c बराबर 48। तो 5 चौक 20 प्लस 2 3 6 प्लस 11c बराबर 48। तो 26 प्लस 11c बराबर 48। तो 11c बराबर 48 माइनस 26 यानी कि 22, और c का मान कितना आया, 2। तो यानी कि c की क्षमता कितनी है, 2, यानी कि c एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है। अब b और c, यानी कि b प्लस c की क्षमता कितनी है, 3, c की कितनी है, 2, तो b की कितनी बची, 1, यानी कि b एक दिन में 1 काम कर सकता है, और टोटल काम कितना है 48। जब एक दिन में 1 काम करेगा तो 48 काम कितने दिन में करेगा, 48 दिन में, कि भाई b बराबर टोटल काम बटे क्षमता, तो यानी कि सब आंसर कितना आया 48। आशा करता हूं समझ आया होगा। चलते हैं अगले सवाल। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ए और बी ने एक साथ क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में बिंदु एम पर मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स स्थानों तक पहुंचने में क्रमशः 3.2 घंटे और 7.2 घंटे लगे। उनके द्वारा एम बिंदु तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना था, कितना होगा नहीं, कितना था। अच्छा सवाल है। देखिए एक एक सवाल इसलिए करा रहा हूं कि हर चैप्टर से वो सवाल जो इंपॉर्टेंट सवाल है
उसको कराया और उसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो पेपर में आप आसानी से कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं सवाल की तरफ। हम देखते हैं कि ए और बी ने एक साथ, यानी कि मैंने मान लिया ये ए पॉइंट है और ये बी है, इन्होंने एक साथ क्रम से एक्स और वाई स्थान से, यानी कि ए ने एक्स स्थान से ये वाला स्थान और बी ने वाई स्थान से यानी कि ये वाला स्थान एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया, यानी कि ए तो इधर को चला और बी इधर को चला। ठीक है, फिर उन्होंने कहा रास्ते में बिंदु एम पर मिलने के बाद, यानी कि कहीं रास्ते में एम बिंदु मिला, ये दोनों यहां तक आ गए, यहां से मिलने के बाद ए किधर को जा रहा है इधर को और बी किधर को जा रहा है इधर को। अब यहाँ पे मिलने के बाद, यहाँ पे पहुंचने के बाद ए और बी वाई और एक्स स्थानों तक पहुंचने में क्रम से, यानी कि ये वाई तक पहुंचने में कितना समय ले रहा है 3.2 घंटे और ये एक्स तक पहुंचने में कितना समय ले रहा है 7.2 घंटे। आशा करता हूं समझ आ रहा होगा। उनके द्वारा एम बिंदु तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना था। अब एक तो फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। और यदि चाल और समय का अनुपात हमें निकालना तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है कि v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू अंडर रूट t2 अपॉन t1। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से याद कर लेना इसको। अब यदि v2 अपॉन v1 लिखना है तो t1 अपॉन t2 लिख देंगे। अब जरा देखते हैं v1 अपॉन v2, यानी कि हमें निकालना है v1 अपॉन v2। v1 क्या है a की चाल और v2 क्या है b की चाल। अब t2 यानी कि t2 को कितना समय लगा 7.2 और t1 कितना था 3.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 8 9 से 72, 8 4 जा 32, यानी कि 9 बटे अंडर रूट 9 बटे 4, यानी कि v1 और v2 का अनुपात कितना हो गया 3 बटे 2, यानी कि v की चाल कितनी है v1 की चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और v2 यानी कि b की चाल कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करता हूं समझ आ रहा होगा। अब चलिए देखते हैं, इतनी चाल आ गई है हमारे पास। अब चाल के बाद अगर मैं देखूं भाई चाल अगर मेरे पास आ गई, अब अगर मैं दूरी निकाल लूं तो समय निकल जाएगा, क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम और टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये एक ही फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बन गए। अब जरा देखो मेरे पास a1 के लिए स्पीड है टाइम है, तो डिस्टेंस क्या होगी भाई डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। तो इस 3.2 तो घंटे लगे, स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितनी चली 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी कि इतने किलोमीटर। और इसने कितनी डिस्टेंस चली, ये तो चली डी ने, और डी बी ने कितनी डिस्टेंस चली कि स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 7.2 घंटे। तो 7 दूनी 14 2 दूनी 4, तो यानी कि 14.4 किलोमीटर। तो अब मुझे निकालना है कुल समय, तो कुल समय क्या होगा कुल दूरी बटे कुल स्पीड। अब देखो जरा टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 9.6 किलोमीटर प्लस 14.4 किलोमीटर अपॉन स्पीड। अब देखना जरा स्पीड निकालते हैं सापेक्ष चाल कि ये इस दिशा में जा रहा है, ये इस दिशा में जा रहा है। यदि दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो चाल क्या होती है चाल होती है चाल जुड़ जाती है, और यदि विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो चाल घट जाती है। तो अब देखो जरा चाल कितनी लेगी 3 और 2 5 बराबर, अब इन्हें जोड़ लो जरा 6 4 10 9 4 13 1 14 और 1 2, यानी कि कितना है 24.0 बटे 5। अब इसे डिवाइड करो अगर तो 5 से 4 बार 0.8, यानी कि इतने घंटे। आशा करता हूं समझ आया होगा। समझ ना आए तो इस वीडियो को बार बार देखें, अच्छा सवाल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट सवाल कि दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रमशः वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करती हैं। यानी कि दो रेलगाड़ियां, एक ए है और एक बी है, और ये एक्स की तरफ को चलना शुरू करती है और ये वाई की तरफ को चलना शुरू करती है। एक दूसरे को पार करने के पश्चात, यानी कि मान लो इन्होंने एक दूसरे को यहाँ पे पार कर लिया, कोई पॉइंट है इस पे इन दोनों ने पार कर लिया। अब इसके बाद जो इन्हें समय लगा, यानी कि ए को कितना घंटे लगे 4 घंटे लगे, और बी को कितने घंटे लगे बी को घंटे लगे 3 घंटे 20 मिनट।
आशा करता हूं समझ आ रहा होगा। पहुंचती है तथा रेलगाड़ी बी की गति कितनी है, यानी कि इसकी रेलगाड़ी की गति कितनी है यदि रेलगाड़ी ए की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 45 किलोमीटर। अब जरा देखो, अब ये सवाल बताया था और इस सवाल को बार बार बता रहा हूं कि एक दूसरे से मिलने के बाद जब पार करने का समय दिया हो तो उसका फॉर्मूला होता है v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू अंडर रूट t2 अपॉन t1। v1 क्या है, पहले की चाल कितनी है, दूसरे की चाल कितनी है, दूसरे को कितना समय लगा और पहले को कितना समय लगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट डाउन कर लो, रट लो इसे दिमाग में बिल्कुल। चलिए देखते हैं सवाल कि भाई अगर मैं देख पा रहा हूं तो t1 यानी कि t1 को कितना टाइम लगा, t1 को लगे 4 घंटे, t2 है 3 घंटे 20 मिनट, यानी कि 3 घंटे प्लस 20 मिनट, 20 को अगर मैं घंटे बनाऊं तो 20/60 और यानी कि 1/3, यानी कि यह 3 3 और 1 यानी कि 10/3 घंटे। अब यदि मैं बात करूं a की यानी कि v1 की वैल्यू कितनी दी है, v1 की वैल्यू दी है 45 किलोमीटर। क्या पूछा है, v2 हमसे पूछा है। सवाल इतना बड़ा है, सिर्फ फॉर्मूले पे डिपेंड है। अब v1 रखो जरा इस फॉर्मूले में वैल्यू, v1 की वैल्यू 45, v2 पूछा है बराबर अंडर रूट। अब t2 अपॉन t1 अगर मैं करूंगा यानी कि 10/3 और बटे 4 अगर मैं करूंगा तो ये इसके अपॉन में कुछ नहीं है। आप देखो जरा इसे कैसे पलटते हैं, ध्यान से देखना जरा। अब 10/3 यानी कि 10 के अपॉन में तो 3 है, लेकिन बटे 4, 4 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ये सबसे ऊपर जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10/12। तो यानी कि t2 कितना है 10/3 अपॉन t1 कितना है 4, यानी कि गुणा 4। अब जरा देखो 45/v2 बराबर अंडर रूट 10/12, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, यानी कि 45/v2 बराबर अंडर रूट 5/6। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो 45 का स्क्वायर बटे v2 बराबर 5/6। इसको सोल्व कर लेना, v2 की वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल कि एक समत्रिभुज का परिमाप 148 सेंटीमीटर और उसके एक विकर्ण की लंबाई 70 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 7:3 है। आयत की बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी, कमेंट में आंसर दीजिएगा, वरना कल हम करके दिखाएंगे इसको। इंपॉर्टेंट सवाल है, फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।